हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। तो दिस इज़ प्रिया धमीजा हेयर, योर एजुकेटर। तो लर्नर्स, मैं आपके साथ वर्ल्ड बैंक के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रही थी। तो वर्ल्ड बैंक का जो हमारा टॉपिक है वो उसके लिए मैं आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो वर्ल्ड बैंक क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके फंक्शंस रहेगा, उसको भी आपको देखना ज़रूरी है। और ये वर्ल्ड बैंक का सेकेंड लेक्चर है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के ऊपर, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स बनाए हैं ताकि आपको भी थोड़ा बोरिंग ना लगे इतना लंबा लेक्चर, और मुझे भी थोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए इजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ऊपर। तो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है आपसे, लेसन्स अच्छे लगते हैं तो लेसन्स को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? तो वर्ल्ड बैंक इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइनेंस को प्रोवाइड करने के लिए, कंट्री को एडवाइस देने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए और पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। तो जो हमारा मेन वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव है, जो फंक्शंस है, वो इन 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प के साथ फुलफिल होते हैं। तो ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंस को, एडवाइस टू द कंट्रीज फॉर द पर्पसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, फाइनेंस देने के लिए, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी 5 ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा वर्ल्ड बैंक कब आया था? इसकी एग्जिस्टेंस हुई थी 1945 में, लेकिन इसने जो अपना कमेंस किया था ऑपरेशंस को, वो किया था 25 जून 1946 को। फर्स्ट लोन दिया था इन्होंने अपना 1947 में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बात कर रहे हैं, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो एजेंसीज है ये कब कब आई थी और इनका जो मेन फंक्शन क्या है। ओके, तो सबसे पहले 5 एजेंसीज में सबसे पहले आती है हमारे पास IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये जैसे जैसे आई थी वैसे वैसे ही उनको मैंने सीरीज में रखा है। ठीक है, तो ये देखो, इससे आपको ईयर्स याद करना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आई थी? IBRD इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। तो इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया है, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ये सिंगल लार्जेस्ट प्रोवाइडर है डेवलपमेंट लोन्स के लिए। ठीक है, फिर आती है हमारे पास 1956 में हमारी IFC जो कि प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस करती है, विच प्रोवाइड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये हमने वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था, फंक्शंस में भी पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक है जो हमारा, वो प्राइवेट सेक्टर को भी लोन देता है। ओके, तो उसके बाद आई थी हमारी 1960s में आपकी आई थी IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि पुअरेस्ट कंट्रीज़ के लिए थी, उनको असिस्ट करने के लिए थी, जो कि लेंड करती थी लोन्स को लो इनकम कंट्रीज़ को एट कंसेशनल रेट, बहुत ही कम रेट के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये पुअर कंट्रीज़ को, अंडर डेवलप कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करती है IDA। तो जो वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करना, फाइनेंस करना, वो किसकी हेल्प से होता है? वो IDA की हेल्प से होता है। ये बहुत ही कम रेट के ऊपर इंटरेस्ट लेती है पुअर कंट्री से, इसीलिए इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट इनके रेट्स है, बहुत ही कम रेट है, सॉफ्ट लोन विंडो। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कौन सी है? वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो है IDA। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है UGC नेट में। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, जो कि आई थी 1966 में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। देखो, डिस्प्यूट कहाँ नहीं होती,
हर जगह होती है। जहाँ पे दो बंदे काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्प्यूट तो राइज हो जाती है, चांसेस होते हैं, वहाँ पे बहुत रिस्क होता है वहाँ पे। तो ये 1966 में आई थी, जो कि वर्क करती थी इस तरह के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आई थी हमारे पास मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एजेंसी, जिसको मीगा बोलते हैं, वो आई थी आपकी 1999 में। तो ये सबसे लास्ट में आई थी। ऑफर्स इन्वेस्टर इंश्योरेंस अगेंस्ट अ नॉन कमर्शियल रिस्क। ये किसके लिए करती है, किसके लिए गारंटी देती है? ये आपको नॉन कमर्शियल रिस्क के लिए गारंटी देती है। नॉन कमर्शियल रिस्क कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल, मैं फॉरेनर हूँ, ठीक है, मैंने इंडिया में अपना पैसा लगाया। अभी यहाँ पे जो भी बिजनेस के साथ रिलेटेड रिस्क होगा वो तो मेरा हो गया कमर्शियल रिस्क। जो मेरा बिजनेस के साथ रिलेटेड रिस्क नहीं है वो मेरा नॉन कमर्शियल रिस्क है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर हो जाती है, तो भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो गया तो पॉलिटिकल जो भी रिस्क है जो कि नॉन कमर्शियल में आता है, उसके लिए ये हमारे इन्वेस्टर को क्या करती है, गारंटी देती है। ओके, एंड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसको वर्ल्ड बैंक से, मीगा से क्या मिलती है, गारंटी मिलती है, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो पाती है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जस्ट अ वेट। हाँ, तो ऐसा हुआ था, पहले मैंने 5-7 मिनट का 10 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने सोचा चेक कर लूँ एक बार। चलो, वर्ल्ड बैंक की जो एक्टिविटीज़ है वो फोकस करती है ऑन डेवलपिंग कंट्रीज इन अ फील्ड। कौन कौन से फील्ड्स के ऊपर? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए इरिगेशन एंड रूरल सर्विसेज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पोल्यूशन रिडक्शन, इस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग द रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गवर्नेंस के लिए, एंटी करप्शन, लीगल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आएगा यहाँ पे, लोड्स नहीं है, रोड्स, अर्बन जनरेशन एंड रोड्स वगैरह अच्छे हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी हो, देन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक है जो वो मेन फोकस करता है। ये एक्टिविटीज़ हैं। IBRD and IDA provide loans at preferential rates to the members countries as well as grant loans to the poorest countries. ओके, तो IBRDA एंड IDA प्रोवाइड करती है लोन्स प्रेफरेंशियल रेट्स के ऊपर मेंबर कंट्रीज़ को, और जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको ग्रांट्स भी देती है। लोन्स और ग्रांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आर ऑफन लिंक टू वाइडर पॉलिसी चेंजेस इन द सेक्टर और इकॉनमी। तो जो भी लोन्स और ग्रांट्स वगैरह आपको किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाएंगे वो लिंक करेंगे पॉलिसी चेंजेस के, आपकी इकॉनमी सेक्टर को डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थोड़ा सा, सबसे पहले जो हमारी 5 मेजर एजेंसीज थी उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं IBRDA। तो IBRDA की है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1944 में, और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में है, US में है। तो ये लैंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, दैट इज द लेंडिंग आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो IBRDA ऑफर करती है लोन्स को टू द मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को ये लोन देती है। तो IBRD है हमारे 5 मेंबर में से सबसे पहला मेंबर है इंस्टीट्यूशंस का, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो IBRD का स्टार्टिंग में जब ये आई थी 1944 में, तो इसका जो मेन पर्पस था वो था फाइनेंस करना रिकंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस करना। ओके, रिकंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस करना था, और जो किसको करना था, डिवास्टेड बाय द वर्ल्ड वार 2, जो यूरोपियन नेशंस वर्ल्ड वार 2 के कारण तबाह हो चुकी थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करना था। तो IBRD एंड इट्स कंसेशनल लैंडिंग आर्म
IBRD एंड इट्स कंसेशनल लैंडिंग आर्म्स, जो कि हमारी है IDA वगैरह, कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, एज दे शेयर द सेम लीडरशिप एंड द स्टाफ। तो अगर हम IBRD और IDA को मिला दें तो ये क्या बन जाती है, ये हमारी बन जाती है वर्ल्ड बैंक। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप एंड बैंक्स मैंडेट एक्सपेंडिंग, ये कुछ वो बताई गई है आपको, ये आपको बताया गया कि ये किस किस को जो है प्रोवाइड किया इसने लोन्स वगैरह, तो ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप इसको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास IBRD के बारे में। IBRD इज owned and governed by its 189 member states with each country is represented on the board of governor। हर एक मेंबर कंट्री का रिप्रेजेंट होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। तो IBRD की अपनी एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और स्टाफ है जो कि इसकी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है। तो जो हमारे मेंबर्स हैं, बैंक के जो मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट्स मेंबर जो गवर्नमेंट्स हैं वो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना उनको वोटिंग राइट होगा मैटर्स में डिस्कस करने के लिए, बोलने के लिए। इन एडिशन टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स member nations, the IBRD acquires most of the capital by borrowing on international capital market through the bond issue at the preferred rate। तो IBRD अपनी जो कैपिटल है वो बोरो करती है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से। मेंबर की है जो कंट्रीब्यूशन तो होती है, साथ में ये बोरो भी करती है अपने बॉन्ड्स को इशू करके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस इसके कॉमनली आपने सुने होंगे पहले वाले लेक्चर में भी। असिस्ट करना रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए मेंबर कंट्रीज को, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, प्रमोट द बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड आपका बैलेंस्ड हो उसको प्रमोट करना, ब्रिंग अबाउट द स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द वार टाइम इकोनॉमी टू पीस टाइम इकोनॉमी। तो लड़ाई झगड़े सारे ख़त्म करके एक पीस टाइम इकोनॉमी हमने लेके आनी है। तो IBRD का मेन एम था वो था रिड्यूस करना पॉवर्टी को इन मिडिल इनकम ग्रुप और क्रेडिट वर्थी पुअर कंट्रीज बाय प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे? उनको लोन्स दे के, उनको गारंटीज प्रोवाइड करके, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सबको एनालिटिकली और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको क्या करना, स्मूथली मतलब सब कुछ बैलेंस करना ताकि उनका भी ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो ये IBRD के मेन फंक्शन रहे थे। तो IBRD की मेंबरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। एक पॉइंट के बारे में आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ऑल कंट्रीज विच आर द मेंबर्स ऑफ IMF आर द मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। जो IMF की मेंबर होंगी वो वर्ल्ड बैंक की मेंबर होंगी। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। कंट्री जो होल्ड करेगी मेंबरशिप बैंक की उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू द चार्टर ऑफ द बैंक। ओके, देन अगर कोई कंपनी मेंबरशिप से रिज़ाइन कर रही है तो ये ज़रूरी है उसके लिए कि वो उसने पहले जितना भी लोन वगैरह ले करके रखा है, जितने भी इंटरेस्ट अमाउंट उसकी ड्यू है वो सारा पे बैक करेगा। तो हर एक मेंबर वर्ल्ड बैंक का उसकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन रहेगी जो कि सिमिलर होगी टू बट नॉट आइडेंटिकल विद इट्स कोटा इन द फंड। तो वो कोटा जो हमारा है वो अलग से रहेगा, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है सब्सक्रिप्शन वो सिमिलर रहेगी। ओके, ईच मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज़ अ कैपिटल सब्सक्रिप्शन विच इज सिमिलर टू, एक जैसी दिखती है मतलब सिमिलर है, बट नॉट आइडेंटिकल विद इट्स कोटा इन द फंड। फंड में जितना कोटा है उसका वो आइडेंटिकल नहीं होगा। द मेंबर्स सब्सक्रिप्शन ऑल्सो मेजर्स रफली इट्स वोटिंग पावर। तो जो इनकी सब्सक्रिप्शन होगी वो रफली मेजर कर सकते हैं अपने वोटिंग पावर को। बट अगेन स्मॉलर नेशन हैव स्लाइटली द हाई वोट, स्मॉलर नेशन हैव अ स्लाइटली हायर वोट, बोलने का हक होगा उनको। ठीक है, देन एक्टिविटीज़ बाय IBRD, तो ये आपके साथ पहले भी डिस्कस करके रखी है, तो ये आप देख सकते हो। IBRD के बारे में इतना काफ़ी है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे।
लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है वर्ल्ड में, जो कि सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप है उसके मिशंस को बाय प्रोवाइडिंग द लोन्स प्रोवाइड करके, गारंटी दे के, रिस्क मैनेजमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज एंड ऑल, इस सब के ऊपर वो काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, कब क्रिएट हुआ था? 1944 में हुआ था। ओके, क्यों हुआ था? जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जितनी भी हमारी कंट्रीज है वो जो तबाह हो चुकी है उसको हेल्प करने के लिए, तबाह वगैरह हो चुकी है उसको हेल्प करने के लिए, तो IBRD ने ज्वाइन किया IDA को। ठीक है, और ये IBRD बोल रहे हैं हमारे जो फंड्स हैं किसके लिए होंगे? पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए होंगे, टू फॉर्म द वर्ल्ड बैंक को बनाने के लिए। पहले भी बताया IBRD और IDA को अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाता है? हमारा वर्ल्ड बैंक बन जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास IDA जिसको सॉफ्ट लोन विंडो भी बोला जाता है वर्ल्ड बैंक की। 1960 में आया था, ये बात को ध्यान में रखना है। कब आया था? 1960 में आया था। इसका जो है मेन पर्पस क्या था? वो ये था ऑफर करना कंसेशनल लोन्स को, ग्रांट्स को वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री को, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। DC यूनाइटेड स्टेट्स में है, US में। तो 1960 में ये आया था, एक तरह का कॉम्प्लीमेंट था IBRD के लिए, by lending to the developing countries which suffer from the lowest gross national income। वही जो पुअर कंट्रीज होंगी जिनकी ग्रॉस नेशनल इनकम और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम होगी, ट्रबल्ड क्रेडिट वर्थनेस होगी, उनको लोन वगैरह देने के लिए ये आया था। इसका पर्पस, ये कब आया था, इसका हेडक्वार्टर, ये ही ध्यान में रखना है आपको। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कंसेशनल लोन्स देते हैं, सॉफ्ट रेट होता है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं। आई होप अब इतना तो आप याद रख लोगे। तो IDA और IBRD अगर दोनों को मिला दें तो वो क्या बन जाता है? वर्ल्ड बैंक बन जाता है, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है और स्टाफ वगैरह सेम है। The association shares of the World Bank's mission reducing the poverty and aims to provide affordable development financing to the countries whose credit risk is so prohibitive that cannot afford to borrow commercially and from बैंक्स अदर प्रोग्राम्स। तो IDA का मेन एम ही यही था कि जो कंट्रीज बोरो नहीं कर सकती है, ठीक है, उनको हमने कंसेशनल लोन वगैरह देने हैं ताकि वो भी ग्रो कर सके क्विकली, सारी की सारी बैलेंस्ड हो सके। तो IDA एक सिंगल लार्जेस्ट प्रोवाइडर है, फंड्स प्रोवाइडर है, जो कि इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रही है, लोन वगैरह दे रही है वर्ल्ड की पुअरेस्ट नेशंस को। देन थोड़ा सा और देख लो रिवीजन पर्पज़ के लिए, ये कब आया था? ये 1960 में आया था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करती है, तो इसलिए इसको किसको करती है? लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को करती है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ईजी टर्म फाइनेंस करना टू द लेस डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज, assistance for the poverty alleviations to the poorest country, provide finance at concessional interest rate in order to promote the economic development। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट वगैरह देना, प्रोडक्टिविटी को रेज करना, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज करना लेस डेवलप्ड नेशंस में। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट सर्विसेज सच एज दोज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये इसके लिए मेन क्या करती है? उनको हेल्प करती है IDA। ओके, तो ये आपकी रिवीजन के लिए मैंने ऐड किया था। आई होप अब आपको ये सारा क्लियर होगा। तो IDA एक तरह का वर्ल्ड बैंक की ओरिजिनल लैंडिंग आर्म है। लैंडिंग आर्म, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, लैंडिंग आर्म जो है वो ID है, जो कि सॉफ्ट लोन विंडो है हमारी। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हो। तो IDA जो है वो मनी प्रोवाइड करती है कंसेशनल टर्म्स के ऊपर। इसका मतलब क्या है? क्रेडिट्स हैव अ जीरो और अ वेरी लो इंटरेस्ट चार्ज, और रीपेमेंट के लिए पीरियड देखो कितना ज़्यादा दे रहे हैं, 30 to 38 ईयर्स।
इंक्लूडिंग इसी के बीच में 5 to 10 ईयर्स का ग्रेस पीरियड। ओके, तो आईडीए ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू द कंट्रीज एट रिस्क ऑफ अ डेट डिस्ट्रेस, उसको भी ये ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो कंट्रीज डेट डिस्ट्रेस के रिस्क में है। देन आ जाता है हमारे पास आईएफसी। आईएफसी पहले ही आपको बताया, ये कब आई थी, 1956 में आई थी। ये किसको हेल्प करती है, ये प्राइवेट सेक्टर की आर्म है, प्राइवेट सेक्टर आर्म है, ये प्राइवेट सेक्टर वालों को हेल्प करती है। और पर्पस यही है हमारा कि हमने ओवरऑल मेंबर जो कंट्रीज हमारी उनको डेवलप करने में हमने उनकी हेल्प करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है वहाँ पे। तो अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर वहाँ पे जाके कुछ अच्छा करने वाला है, वहाँ की इकॉनमी में उसकी कंट्री को डेवलप कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकता है, वहाँ पे कुछ अच्छा कर सकता है जिससे इकॉनमी डेवलप हो सके। कुछ कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है एक नई इंडस्ट्री के आने से, नए इन्वेस्टर्स के आने से, तो ये उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो आईएफसी इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स द इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंकरेज द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। और ये वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, ठीक है। आईएफसी एक मेंबर है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप का, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और ये 1956 में आया था। प्राइवेट सेक्टर आर्म है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बाय इन्वेस्टिंग इन फॉर प्रॉफिट और कमर्शियल प्रोजेक्ट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट। तो ये प्राइवेट वाले ने तो वहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट्स का देखना है ना, तो हमारा जो है मेन वो क्या था, हमारा पॉवर्टी की रिडक्शन है वर्ल्ड बैंक अगर देखें तो इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट में या कह सकते हैं हम एसेट मैनेजमेंट में या अदर एडवाइजरी फंक्शंस, अदर एडवाइजरी सर्विसेज हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि वो वहाँ जाके लेस डेवलप कंट्रीज़ में जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाएं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। तो इसके मेन एम्स क्या है, क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू एस्केप द पॉवर्टी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। बाय मोबिलाइजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज, असेसेबल एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होंगी, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो सपोर्टिंग द बिजनेस एंड अदर प्राइवेट सेक्टर एंटिटी एंड क्रिएटिंग जॉब्स एंड डिलीवरिंग नेसेसरी सर्विसेज टू दोज हु आर पॉवर्टी स्ट्रिक्न एंड अदरवाइज वल्नरेबल। तो उनके लिए जॉब्स वगैरह क्रिएट करना आते हैं, जब इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी तो ये सारी चीज़ें तो है ना पॉसिबल। तो आईएफसी का ये मेन एम है कि हमने इस तरह से प्राइवेट सेक्टर वालों को इनकरेज करना है ताकि वो वहाँ जाके अपना क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो ये कुछ इनके है डेवलपमेंट के लिए कहाँ क्या क्या गोल्स हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है। इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंसिंग फॉर माइक्रो फाइनेंस बिजनेस क्लाइंट्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल बिजनेस ग्रो रेवेन्यू एंड इन्वेस्ट इन द क्लाइमेट हेल्थ। ओके, IFC is owned and governed by its member countries but has its less on executive leadership। देखो IFC है जो वो किसके द्वारा चलाई जा रही है, owned and governed by its member countries, but इसकी अपनी लीडरशिप है। जैसे IDA और IBRD की बताया गया आपको कि सेम लीडरशिप है, इसकी लीडरशिप एंड स्टाफ अलग से है, ऑन है, इसका अपना है। कंडक्ट्स इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। तो इट्स जो इनकी कॉपरेशन है, जहाँ पे इनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन है, मेंबर गवर्नमेंट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं पेड इन कैपिटल एंड उनका राइट है, वोट है उनके पास, राइट टू वोट ऑन इट्स मैटर। ओके, तो ओरिजिनली इट वाज फाइनेंशियली इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। पहले तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में था, लेकिन बाद में आईएफसी जो है separately and eventually become authorized to operate as financially autonomous entity and make independent investment decision। पहले ये उसके साथ ही था, वर्ल्ड बैंक के साथ ही था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो देख लेते हैं, मेन मुद्दे पे बात करते हैं
तो इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट्स ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्टनरशिप टू फर्दर सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। तो ये इसके लिए मेन आया था, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास मीगा आपको बता चुके हैं कि जो कब आया था, पहले तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन आपको ये क्यों आया था इसलिए ध्यान में रखना है। ये जो आपका है आपका क्या कह सकते हैं हम, नॉन कमर्शियल रिस्क जैसे पॉलिटिकल रिस्क हो गया, उसके लिए ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दीज गारंटीज, पहले यहाँ पे बात करते हैं, इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ऑफर्स अ पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटीज। तो ये जो गारंटीज है वो हेल्प करती है इन्वेस्टर को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्री के। तो ये मीगा जो है वो भी वर्ल्ड बैंक का ग्रुप का एक मेंबर है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, ओके। कब आया था ये, 1988 में आया था, 1988 में आया था, ये बात को ध्यान में रखना है। क्यों आया था, एज एन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस फैसिलिटी टू इनकरेज द कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो वहाँ जाके अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करे, ओके। तो मीगा की भी अपनी ऑइंड एंड गवर्नड बाय, जो गवर्नड वगैरह होती है वो मेंबर स्टेट्स हैं जैसे पहले है। इसकी अपनी ऑन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है और स्टाफ है जो कि कैरी करता है इसके डेली के ऑपरेशंस को, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो मेंबर गवर्नमेंट्स हैं जो कि पेड अप कैपिटल वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उनका वोटिंग राइट होता है मैटर्स में बोलने का। इट इंश्योर्स अ लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द अदर एसेट्स कॉन्ट्रैक्ट विद द लॉन्ग पीरियड। ये उसको इंश्योर्स करती है long term debt and equity investment as well as the other assets and the contracts with the long time period, okay। तो ये जो एजेंसी है ये असेस की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप के द्वारा, ईच ईयर हर साल इसको वो असेस करते हैं इस एजेंसी को। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इट प्रोवाइड्स गारंटीज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द नॉन कमर्शियल रिस्क and help the investor to obtain access to funding sources with the improved financial terms and conditions, ठीक है। तो ये है आपका मीगा, 1988 में आया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सेम है, इनका मीनिंग वगैरह ये आप देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास ICSID, डिस्प्यूट के लिए था। ये कब आया था, 1966 में आया था, ओके। तो इसका जो मेन काम था वो यही था, प्रमोट करना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बाय प्रोवाइडिंग द कॉन्फिडेंस इन द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस वगैरह जब ये एक हमारी एजेंसी बैठी हुई है जो हमारे डिस्प्यूट को सेटल करेगी इंटरनेशनली, तो वहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था इन्वेस्टमेंट का वो हमारा पूरा हो जाता है इससे, ठीक है। 1966 में आया था, ठीक है। और ये देखो, लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड कॉन्सिलेशन बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन में ही है। ये एक ऑटोनोमियस मल्टीलेटरल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि इनकरेज करता है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट को। अभी देखो तो ये क्या है, ये एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन जब हम एक आर्बिट्रेटर को यूज़ करते हैं ना डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, लड़ाई झगड़े को सेटल करने के लिए, तो उसको हम आर्बिट्रेशन बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर कौन होता है, आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट पर्सन होता है या बॉडी होती है जो कि ऑफिशियली अपॉइंट की जाती है हमारे डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। अभी दो बंदों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो किसी दोनों पार्टीज म्यूचुअली अगर एक पर्सन को जानते हैं तो वो उसको अपना मैटर वगैरह डिस्कस करते हैं, मैटर को डिस्कस करते हैं, तो जो भी वो फाइनल डिसीजन वगैरह देगा तो वो दोनों पार्टीज आपस में क्या कर लेते हैं, उस म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं उसके ऊपर। तो ये बाइंडिंग होता है,
आर्बिट्रेटर का डिसीजन। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारी SID जो बॉडी है हमारी, वो हमारी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है हमारी। इसी तरह से आर्बिट्रेशन प्रोसेस, लड़ाई झगड़ा जो ठीक करवाते हैं। तो कंसाइलिएशन ये एक हमारा एक्शन है जहाँ पे हम एक थर्ड पार्टी को बीच में लेके आते हैं ताकि वो हमारा लड़ाई झगड़ा ख़त्म करवा सके। तो ये इसका मेन पर्पस था। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ICSID को छोड़कर बाकी जो आपको 4 एजेंसीज बताई गई हैं, इंडिया वहाँ पे उसका मेंबर है। ICSID में इंडिया और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ ने कभी भी ICSID को ऑप्ट नहीं किया, ये इसके मेंबर्स नहीं हैं। और इम्पॉर्टेंट बात हमने इंडिया के लिए ध्यान में रखनी है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। ओके, इसके साथ ये भी ध्यान में रख सकते हो ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एजेंसीज फॉर वर्ल्ड बैंक, या जिसको हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कह सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल के लिंक को भी ज़रूर आगे फर्दर शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ हमारे ही अपने चैनल पे, कॉमर्स रूम पे। ओके, थैंक यू।